Good morning everyone. My name is Rohit Kumar. So welcome to तरुण IAS डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज 6 दिसंबर है 2022 और आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम के लिए प्रमुख हो सकते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का सबसे प्रमुख न्यूज़ क्या है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो ये हम 5 न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के दौर पर। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर रिपोर्ट के बारे में। दूसरा बात करने वाले हैं इकोनॉमिक टुडे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, ये इस पर बात की गई है। और ये है आपका एलेलाइट्स एंड एल्किनस्टोनाइट जो है एक आपका मटेरियल्स का खोज हुआ है। थोड़ा नाम टफ है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और चौथा जो है विफ्रोस्ट से रिलेटेड है आपका, और पांचवा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज आपका स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर रिपोर्ट। ये आपका यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट है जो कि नाम स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर रिपोर्ट। इसमें कहा गया है, न्यूज़ में आखिर क्यों है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो एक यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट है आपका फाइनेंसिंग फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। इस प्रकार से विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे हैं या लैंड का डिग्रेडेशंस हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 5 दिसंबर था और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल दिवस डे मनाया गया था। एक बेहतर आर्टिकल्स भी द हिंदू के थे और जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें कहा गया है कि जो स्टेट ऑफ फाइनेंस और नेचर रिपोर्ट, इसमें कहा गया है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कहती है रिपोर्ट के माध्यम से कि आज जो है आज जरूरत है मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस की स्थिति विश्व में उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से डबल फाइनेंसिंग की आवश्यकता है। फाइनेंसिंग सिर्फ डबल फाइनेंसिंग इन सेंस में कि भाई क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी लॉसेस हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, इन सभी के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो हम मल्टीपल देखा जाए तो मल्टीपल तौर पर हम समस्या से घिरे हुए हैं, है ना। और हम समस्या से घिरे हुए मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस है इस विश्व के अंदर में। तो इसके बारे में ये बात की गई है इसके अंदर में। तो बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कुछ पैसे फाइनेंसिंग की बात की गई है। फाइनेंसिंग की बात इस तौर पर की गई है इस रिपोर्ट के अंदर में। अगर हम चर्चा करें और देखें तो यहां पर कह सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई पिछले साल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ रहा है, की फोकस है हमारा, डबलिंग फाइनेंसिंग फ्लो हो रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जिसको एनबीएस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन दिन पर दिन बढ़ रहा है और उस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए आपको फाइनेंसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ग्लोबल एक करंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो करीब 154 बिलियन डॉलर है आपका, करीब मानो कि 1249.44 करोड़ हर साल आपको इतना खर्च होता है इन सभी चीजों में। लेकिन आज जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, अब यही फाइनेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है और कहा जा रहा है कि आज जरूरत है कि 2025 तक ये 384 बिलियन और इसमें बढ़ा दिया जाए। अर्थात कि 154 बिलियन से बढ़ाकर कितना किया 2025 तक 384 बिलियन तक बढ़ाने की आवश्यकता है ना। साथ साथ में बहुत सारे हार्मफुल सब्सिडीज भी एनर्जी सेक्टर में आपको दिए गए हैं, है ना। आप 340 बिलियन से ईयर 530 बिलियन पर ईयर तक का, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो किसी भी अन्य सेक्टर में। तो दिन पर दिन जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, तो उस सेक्टर में आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है ताकि कार्बन को कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, क्लाइमेट चेंज को होने से रोका जा सके, है ना। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी अपनाया जाए ताकि जो है हमारा नेचर, हमारी प्रकृति संतुलित बनी रहे। तो काफ़ी वक्त लगेगा, बहुत कुछ पूरे विश्व में सभी देशों की ज़रूरत होगा कि एक मंच पर बैठकर आपस में सलाह कर प्रकृति के नज़रिए से सोचकर इसे सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका 5th
दिसंबर का ही इकोनॉमिक टुडे का। सो व्हाट इज द न्यूज़? न्यूज़ है आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा सर्विस सेक्टर के बारे में। अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के सेक्टर की बात की जाती है, और भी हालांकि 2 सेक्टर और भी आजकल बढ़ गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्विनरी आपका हुआ है ना, क्वाड्रेटनरी हुआ, क्विनरी हुआ, तरह तरह के बहुत सारे सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर में आप जानते हैं माइनिंग हुआ आपका, प्रकृति से, नेचर से प्राप्त जितने भी रॉ मटेरियल्स हुए आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में आप कन्वर्ट करते हैं। और टर्सरी सेक्टर जिसे आप सर्विस सेक्टर कहते हैं, वो सर्विस सेक्टर आपका क्या है? सिंपल सा कि उसी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन करना, सर्विस में लाना आपका, जैसे कि आपका बैंकिंग हुआ, टीचिंग हुआ, एवरीथिंग। तो यहां पर कहता है कि सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू रिबाउंड इन नवंबर एंड द लॉगिंग इट्स अ फास्टेस्ट आउटपुट ग्रोथ इन द 3 मंथ। 3 में आपका न्यू ऑर्डर एक्यूरेटेड एट द हाईएस्ट पेस ऑफ चेंज। सर्विस सेक्टर जो आज भी तेजी से बढ़ रहा है ना, और नवंबर में आपका लॉगिंग इट्स अ फास्टेस्ट आउटपुट ग्रोथ रहा है इन 3 महीनों के अंदर में। साथ में कर एज ए पर स्टैंडर्ड और पुअर ग्लोबल पीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी कुछ दिन पहले पीआईएम इंडेक्स की भी बात की गई थी। तो इसमें कहा गया कि भाई आउटपुट इसके बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर रिबाउंड हो रहा है आपका। राइज इन इनपुट कॉस्ट कंपेल द प्रोवाइडर टू रेज अ चार्ज टू कंज्यूमर एट द स्टीपेस्ट रेट in the 64 month तक। and the rise in the quote was a transportations, कोट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी सेक्टर, फूड हुआ, प्लास्टिक हुआ, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हुआ, इन सभी चीज़ों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डिमांड बॉयंसी भी बढ़ती जा रही है, जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इन सभी सेक्टर के अंदर में। मतलब आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर आपका बेहतर कर रहा है आपका पिछले 3 साल से। एक और भी है आप इसमें तीसरा जो न्यूज़ है अगर देखा जाए, सो इलेलाइट एंड एल्किन्स टूनाइट है ना, एल्किन्स टूनाइट। थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी, हमें भी हो रही है, क्योंकि नया नया मटेरियल से नए नए वर्ड्स जुड़ जाते हैं। तो रिसर्चर, कनाडा के एक रिसर्चर हैं है ना, उन्होंने इस 2 न्यू मटेरियल्स का डिस्कवर किया है ना। ये आपका मेट्रोराइट्स हैं, आपका लैंडेड इन द सोमालिया के अंदर में। उन्होंने ये 2 मटेरियल्स को ढूंढा है, जिसका नाम है एलेलाइट्स और एल्किन्स्टोनाइट है ना। एल्किन्स्टोनाइट्स के नाम से 2 सोमालिया के अंदर में मेटोरोइट्स हैं आपका, 2 मटेरियल्स हैं, कनाडा के रिसर्चर के द्वारा इनको ढूंढा गया है ये मटेरियल। तो हो सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए आपका। दूसरा कहता है कि द 15 टन एल मेटोराइट वाज अनअर्थ इन सोमालिया इन 2020 में 15 टन के आसपास में ये आपका सोमालिया में दबा हुआ था, मिला वहां पर। इट वाज 9th लार्जेस्ट सेलेसियस रॉक फाउंड ऑन द अर्थ ओवर 2 मीटर्स वाइड। तो ये कहा जाता है कि ये एक तरीके से 9वां सबसे बड़ा सेलेसियस रॉक है पृथ्वी पर जो मिला है आपको। और ये जो मेटोरॉइड्स जो है केम फ्रॉम द आपके एस्ट्रॉयड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन द मार्स। आप सभी को जानते होंगे कि भाई ये आपका मार्स है और दूसरा एक जुपिटर है। इसी जुपिटर और मार्स के बीच में आपका क्या होता है? एस्ट्रॉयड होता है। अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर में, तो आपने देखा होगा इस चीजों के बारे में है ना। ये आपका मार्स है और ये जुपिटर है ना, ये जुपिटर है आपका और ये आपका मार्स है। इसी के बीच में एक बेल्ट होता है, इस बेल्ट का नाम है एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, और इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में, इसी बेल्ट से आपके बहुत सारे ऐसे मेटल्स जो होते हैं पृथ्वी के ग्रेविटीज के कारण आपको ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं और परिणाम ये कि पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये 9वां सबसे बड़ा सेलेसियस रॉक जो पृथ्वी पर पाया गया है 2 मीटर वाइड्स तक है ना। तो ये मेट्रॉइड कहां से आते हैं? एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां है आपका? जुपिटर और मार्स के बीच में। प्रीलिम्स के भी कई क्वेश्चन इससे बन गए हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चला जाए तो एक है आपका विफ्रोस्ट की बात की गई है। सो विफ्रोस्ट क्या है भाई? सो ये टीम ऑफ आपका फिजिक्स हैज क्रिएटेड द फर्स्ट एवर टू वर्म होल्स टनल दैट कनेक्टेड 2 डिस्टेंस पॉइंट इन द स्पेस एंड टाइम। कहता है स्पेस और टाइम के बीच में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कनेक्ट किया है इस तरीके से, इसी को विफ्रोस्ट कहा जाता है। सो दिस वर्म होल्स इज लाइक द आपका मैजिकल विफ्रोस्ट ब्रिज इन द मार्वेल्स
सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी के अंदर में आपने देखा होगा कि भाई बड़े कभी कभी जो मूवी के अंदर में कि दो प्लैनेट के बीच में या दो स्पेस और टाइम के बीच में ये जो टनल क्रिएट कर देना और उस टनल के अंदर में आपका एक मैजिकल बिफरोस्ट ब्रिज की तरह उसको बनाना, तो ये कहता है। तो बिफरोस्ट क्या है, अगर प्रश्न पूछ दिया तो आपका सिंपल सी कर सकता है कि बिफरोस्ट वर्क लाइक अ टनल दैट कनेक्ट टू डिस्टेंट पॉइंट, दो डिस्टेंस के पॉइंट के बीच में कनेक्ट करता है टाइम और स्पेस में, है ना, इन स्पेस और टाइम। इन स्पेस और टाइम आपको पता होगा कि 3 डायमेंशन होता है आपका, ये आप 3 डायमेंशन के साथ एक तीसरा चौथा डायमेंशन जो होता है ये टाइम भी होता है, टाइम और स्पेस भी होता है। अगर आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा उसके अंदर में आपको देखने को मिलता है। तो फिल्मों में अक्सर सिनेमैटिक मार्वल्स में आपने इस तरीके की चीजों को देखा होगा। तो वो बात करते हैं यहां पर कि जो बिफरोस्ट है इज अ नथिंग, बिफरोस्ट क्या है भाई, इज अ नथिंग, इट्स अ आइंस्टीन रोसेंस ब्रिज, और ये कह सकते हैं ओम्स होल आपका थियोराइज्ड इन 1935 बाय अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेंस के द्वारा ये दिया गया था। बिफरोस्ट आपका अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेंस के द्वारा 1935 में थ्योरी दिया गया था, जिससे हम आइंस्टीन रोसेंस ब्रिज भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स कि मेनी साइंस फिक्शंस राइटर और फिल्म वाले जितने भी है इसी बेस के आधार पर आजकल फिल्म बना रहे हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हैं इस तरीके का प्रश्न आपका रिलेटिविस्टिक थ्योरी में देखा जा सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पेड अ फ्लोरल, आप कह सकते हैं फ्लोरल्स ट्रिब्यूट टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज अ बर्थ एनिवर्सरी एट द राष्ट्रपति भवन। आज उनका बर्थ एनिवर्सरी, उनका जन्म दिवस है। उसी जन्म दिवस पर उन्होंने ट्रिब्यूट किया है, एक तरीके से फूल माला चढ़ाया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे। 1884 में उनका जन्म हुआ था, बिहार के सारण में हुआ था उनका जन्म, है ना, छपरा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप कह सकते हैं। उनके पिता जो स्कॉलर ऑफ द पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज के काफी थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने कलकत्ता ऑफ यूनिवर्सिटी से स्टडी किया। साथ साथ में 1963 में उनका देहांत हुआ। भारत का वो पहले राष्ट्रपति जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने प्रोफेसर्स ऑफ इंग्लिश के प्रोफेसर के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर में। बाद में ये प्रिंसिपल बन गए। फिर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में 1911 में प्रैक्टिस किया लॉ का। फिर उन्हें पटना हाई कोर्ट 1916 में ज्वाइन किया। साथ साथ में उन्होंने, और इसी के सिलसिला से चलते हुए उन्होंने अपने आंदोलन में भी भाग लिया। वो आप कह सकते हैं 1906 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कोलकाता के अंदर में उन्होंने ज्वाइन भी किया था। साथ साथ में 1911 में भी पार्टिसिपेट किया, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने सहयोग किया और उनके साथ जुड़ गए, चंपारण सत्याग्रह में जुड़ गए। बाद में वो बहुत ही बेहतर तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में ज्वाइन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आप लॉ की प्रैक्टिस किए, बहुत सारे उनसे रिलेटेड हैं आपका, बहुत सारे। 1921 में उन्होंने नेशनल कॉलेज इन पटना की शुरुआत की थी, है ना। बॉम्बे सेशंस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस अक्टूबर 1934 में भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उनके बहुत सारी चीजें हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज अ पोस्ट अगेन 1939 और 1947 के अंदर में आप देख सकते हैं। सो ही बिकेम वेरी मच इन्वॉल्व इन द क्विट इंडिया मूवमेंट में, आपको गांधी जी के साथ 1942 में। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे जब आपका जवाहरलाल नेहरू जी की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी उसके अंदर में। तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण से उनको आपको एक महान राष्ट्रपति के तौर पर, महान नेता के तौर पर, महान फ्रीडम फाइटर के तौर पर उनको जाना जाता है। इसीलिए उनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो।